एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू पॉइंट। आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी जिसका चैप्टर 3 है सरकार क्या है। तो आज हम देखेंगे सरकार है क्या, सरकार के क्या क्या काम है और सरकार कैसे कानून बनाती है और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। देखिए ये निर्णय कौन कौन से होते हैं, आगे देखते हैं। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की सरकार गरीबों की सॉरी सरकार उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक रेल सेवाएं चलाना आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। तो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सरकार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी सुविधाएं मिल सके। जब प्राकृतिक विपदा घिरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ितों की सहायता करती है। तो अब पहला सब पॉइंट लिखेंगे, सरकार की जिम्मेदारी ये है। पहला सब पॉइंट लिखेंगे, सरकार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। ठीक है, ये दूसरे का पहला सब पॉइंट है। अब सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे, जब प्राकृतिक विपदा घिरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं कोई विवाद होता है अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। जैसे कि आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि शायद आपको ये जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू, जैसे कि आप जानते हैं सब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग आप डाल दीजिए सरकार के स्तर। अगली हेडिंग आप डाल दीजिए सरकार के स्तर। तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। आगे डैश करके लिखिए। पहले लिख दीजिए, पहला पॉइंट लिख दीजिए स्थानीय स्तर पर। दूसरा दूसरा पॉइंट लिखिए राज्य के स्तर पर। तीसरा पॉइंट लिखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो सरकार के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है स्थानीय स्तर, दूसरा होता है राज्य के स्तर पर, तीसरा स्तर होता है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते कह रहा है स्थानीय स्तर का मतलब। देखिए कह रहा है, हाँ, स्थानीय स्तर का मतलब है आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, जो इस चैप्टर से देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं मैं आपको सब, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं
मैं उसी फैक्ट को आपको केवल दिखाते चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग आप डाल दीजिए सरकार एवं कानून। अगली हेडिंग डाल दीजिए सरकार एवं कानून। उसके आगे हेडिंग डैश करके लिखेंगे सरकार एवं कानून, अपनी हेडिंग डाल दिए, उसके आगे डैश करके लिखेंगे सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे नियम मान्य होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हेडिंग डाल दिए सरकार एवं कानून, उसके आगे डैश करके लिखेंगे सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है केवल ये यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे, ठीक है। ये सब तो आप जानते हैं। देखिए उदाहरण के कह रहा है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाए तो ये पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, जुर्माना पड़ता है। तो ये सब आप जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए थोड़ा इसमें देख लेते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को ये लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वह न्यायालय जा सकती है और ये दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। अब देखिए अगली हेडिंग डाल दीजिए सरकार के प्रकार। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए सरकार के प्रकार। ये कह रहा है सरकार को निर्णय लेने और कानून को पालन करवाने यानी उन्हें बात करने की शक्ति होती है। कह रहा है ये शक्ति उन्हें देता कौन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आप जानते हैं। अब जो है सरकार के प्रकार में लिखेंगे आप सरकार के प्रकार में लिखेंगे आप पहली सरकार लिखेंगे लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। सरकार के प्रकार में आप लिखेंगे पहले हेडिंग डाल दीजिए लोकतांत्रिक सरकार। इसके आगे डैश करके लिखेंगे लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए पहले हेडिंग डाल दीजिए लोकतांत्रिक सरकार, उसके आगे डैश करके लिखिए लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं, एक बार चुन लिए जाने के बाद ही यही लोग सरकार बनाते हैं, ठीक है। अब अब लिखेंगे पहले का सब पर लिखेंगे लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, ठीक है। तो पहले का आप सब पॉइंट डालेंगे लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते कह रहा है देखिए कह रहा है एक दूसरी तरह की सरकार की जिसे राजतंत्रिक सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। तो दूसरा पॉइंट लेंगे राजतंत्रिक सरकार में राजतंत्रिक सरकार डालिए, दूसरी हेडिंग डालिए राजतंत्रिक सरकार, उसके आगे डैश रखेंगे इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बाकी सब आप सब जानते हैं। यदि आप पढ़ने चाहें तो आप जो है इसे पढ़ सकते हैं। ये सब कहानी की तरह मैं इसे आपको नहीं बताऊंगा। हाँ अगर आपको जो है आपके पास क्लास आपके पास जो है अगर क्वालिटी नहीं है तो आप मुझे जो है जो अगर आपके पास जो है क्वालिटी की बुक नहीं है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं अपना नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, मैं आपको जो है क्वालिटी की बुक सेंड कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ के रूप में होगी, आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली रीडिंग डाल दीजिए लोकतांत्रिक सरकार। कह रहा है भारत एक लोकतंत्र है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई है। संसार में और भी कई देश है जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। देखिए ये सब तो आप जानते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग आप लिख दीजिए लोकतांत्रिक सरकार। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें, ठीक है। पहला पॉइंट फिर से मैं रिपीट करूँ, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में
भागीदारी वो सॉरी भागीदार बनकर खुद ही शासन करे, ठीक है। इसको दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं, ठीक है। ये प्रतिनिधि सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। कह रहे थे कि आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कर सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क अर्थात जिसकी उम्र 18 वर्ष की है सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चौथा पॉइंट कह रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेते? तो चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती, ठीक है। अब चौथे का सब पॉइंट लिखेंगे, शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति थी, ठीक है। मैं चौथे का पहला सब पॉइंट बोल रहा हूँ, शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। लेकिन कह रहा आगे, इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष कहते थे। कह रहा भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की, ठीक है। तो आपने चौथा का पहला सब पॉइंट लिया, अब चौथे का सेकंड सब पॉइंट लेंगे, गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण विरोध का व्यवहार किया, ठीक है। चौथा का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे, गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। अब उसी में आगे लिखेंगे, 1900 उन्होंने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में अपने विचार व्यक्त किए, ठीक है। अब मैं चौथे का सेकंड से पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में अपने विचार व्यक्त किए, ठीक है। और देखिए क्या कहा, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता, ठीक है। आगे कह रहे हैं गांधी जी, जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वोट वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आप जो है अगर हेडिंग डाल दीजिए नोट। आप अगले हेडिंग डाल दीजिए नोट, ठीक है। अगली हेडिंग डाल दीजिए नोट। ये कह रहे देखिए, संसार में कहीं कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से। इसमें पहला पॉइंट लेंगे, यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। आप नोट डालिए, इसमें पहला पॉइंट लेंगे, यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। तो सेकंड पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। थर्ड पॉइंट आप नोट करिए चलते हैं, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। उसके आगे लिखेंगे, अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। तीसरा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं।
अंग्रेजी में इसे सफ़रेज मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपका तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरे का पहला सब पॉइंट लिखेंगे, सफ़रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तीसरे का सब पॉइंट करके लिखेंगे, सफ़रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। आगे कह रहा है, युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग माना जाने लगा। महिला अधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीर से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। तो नोट डाल के आपने पहला पॉइंट लिख लिया होगा। आपने मेरे को पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और तीसरे का सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब दूसरा नोट में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को ये अधिकार 1928 में नहीं है। दूसरा पॉइंट, नोट में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को ये अधिकार 1928 में मिला, ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे मैंने आपको नोट करा दी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा। यदि आपको किसी को जो है कच्चे से की पोल्ट्री चाहिए तो मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिए, मैं आपको जो है PDF के रूप में भेज दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।